नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 10 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के नए नए डिक्टेशन समय पर मिलते रहें। स्टार्ट। एक कथन अक्सर उद्धत किया जाता है जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते, वे इसे दोहराने को अभिशप्त होते हैं। इस उदाहरण का श्रेय एडमंड बर्क, जॉर्ज सेंटाइना और विंस्टन चर्चिल को दिया जाता है। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा था। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, फिर एक प्रहसन के रूप में। हाल के कुछ हफ्तों में जिन तीन संवैधानिक हस्तियों ने केंद्रीय मंच पर कब्जा जमाए रखा है, वे हैं जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा से सभापति, जन्म 1951। ओम बिरला, अध्यक्ष लोकसभा, जन्म 1965। और किरेन रिजिजू, माननीय कानून और न्याय मंत्री, जिनका जन्म 1971 में हुआ था। पहले ने आपातकाल के दिनों का अनुभव किया होगा, दूसरे ने इसके बारे में सुना और पढ़ा होगा, और तीसरे ने इसके इतिहास का अध्ययन किया होगा। 1967 में एक साधारण संपत्ति विवाद गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा निरस्त या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय मुद्दा संपत्ति था, स्वतंत्रता नहीं, इसलिए यह बहस वैचारिक हो गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे चिंता पैदा होनी चाहिए थी। केंद्रीय मुद्दा फिर से संपत्ति था। अदालत ने केरल भूमि सुधार अधिनियम को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता मुकदमा हार गया। न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को बचाने के लिए मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को भी बरकरार रखा। न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के जो कुछ उदाहरण दर्ज किए, वे विवाद से परे थे। कौन इस निष्कर्ष में दोष निकाल सकता है कि संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं। वाद विवाद जारी रहा, लेकिन यह गोरखनाथ द्वारा छेड़े गए वाद विवाद से कम वैचारिक था। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल का तात्कालिक कारण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से
असंबद्ध एक घटना थी। यह चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव की घोषणा थी। नानी पालकीवाला ने इंदिरा गांधी की ओर से मामले को स्वीकार कर लिया था और मुझे यकीन है कि वे सुप्रीम कोर्ट में एक नियमित अपील में फैसले को पलटने में सफल रहे होंगे। हालांकि एक गंभीर अतिक्रमण में संवैधानिक संशोधनों सहित कई कदम उठाए गए जो भारत को एक सत्तावादी और दमनकारी राज्य में बदल देते। न्यायपालिका ही एकमात्र सहारा थी। सच कहा जाए तो न्यायपालिका ने लोगों को विफल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे निचला बिंदु एडीएम जबलपुर मामला था। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना अकेले संविधान में निहित स्वतंत्रता पर हमले के लिए खड़े हुए। उच्च न्यायालयों में शुक्र है कि कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखा। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा और आर.के. तन्खा ने। मेरा मानना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला और कानून मंत्री रिजिजू ने 1967 से 1977 तक के समय का इतिहास पढ़ा है। श्री धनखड़ को अलग अलग मुद्दों को मिला रहे हैं। क्या संसद संविधान के हर प्रावधान में संशोधन कर सकती है और क्या वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है? यह एक मुद्दा है। 99 संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सही था या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है। कोई यह विचार रख सकता है कि केशवानंद भारती का निर्णय सही था और कोई यह कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएससी का मामला गलत तरीके से तय किया गया था। कई कानूनी विद्वान उन विचारों को रखते हैं। दुर्भाग्य से श्री धनखड़ द्वारा छेड़ी गई बहस ने कई सवाल पैदा किए हैं जो भारत के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के विचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्री रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के लिए एक सीट की मांग के साथ बहस में पड़कर भ्रम को और भी बढ़ा दिया है, जिसे वे ख़त्म करना चाहते हैं। खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। संविधान का कायाकल्प करने के लिए एक भयावह योजना बनाई जा रही है। मान लीजिए कि हम संविधान पर संसदीय वर्चस्व को स्वीकार
करते हैं। इसे लेकर मेरे कुछ प्रश्न हैं। अगर एक राज्य को विखंडित कर दिया जाता और कई केंद्र शासित प्रदेशों को तराशा जाता है तो क्या आप इससे सहमत होंगे? स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन और इसका PDF वो टेलीग्राम ग्रुप पर मौजूद है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये डिक्टेशन और इसका PDF दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, वो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।